खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ मीत भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। तोशाखाना केस का जो ट्रायल है वो अब लगता है कि मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है। इंतहाई शफाफ अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ख्याल अगलब लोगों का ये है कि फ़ैसला आ जाएगा। और क्या आएगा वो भी कुछ लोग कहते हैं नविश्ता दीवार है। क्या नविश्ता दीवार है, भट्टी साहब से भी पूछेंगे और अपने एक मेहमान से भी। शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ पर वजाहत क्यों देना पड़ी, हालांकि उनके और उनके कभी इस्टेब्लिशमेंट से खुदा न खास्ता ताल्लुक़ रहे, ना ही उनके जो सियासी जन्म था वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ। मगर वो जाने क्यों ये कह रहे हैं। फौजी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद क्या वो अपना काम जारी रख सकेंगी। मगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरक्की बेपनाह हो रही है। बेशुमार निजी यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, बड़ी तालीम आम होगी। इसके साथ साथ भट्टी साहब में बताते होते हैं कि यहाँ पे एक मकानियत का इनकलाब भी आ रहा है। जो ग्रीन इलाके हैं वो ग्रे बनाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी तरक्की होगी। मगर भट्टी साहब हमारे साथ बताया गया है कि अजहर सिद्दीक साहब हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, अभी मौजूद हैं। जी अजहर सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बड़ा एक कहते हैं कि जो जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड। एट लीस्ट इन दिस केस आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी डिलाइड, बल्कि ये तो सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो लेट्स अप्रिशिएट इट। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। आपको याद हो ना, हमारे बचपन में ना एक स्काई लैब आया करता है, बड़ा मशहूर हुआ कि स्काई लैब आ रहा है। वो बड़ा जोर शोर रहा और फिर हमने वो देखा स्काई लैब जिस स्पीड के साथ आया और हमने तो वो कार्रवाई देख ली ना। मैं अभी ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ते में, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ, उनको एक ईमेल लिख रहा हूँ, द फास्टेस्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी पूरी दुनिया में। द वे, और सिर्फ खाली इस नहीं है, उनके साथ वो लिख के मैं चीजें डाटा सारा इकट्ठा करके भी मैं उन तक मैं इंशाल्लाह ये पहुंचाऊंगा। देखिए दो तीन चीजें काजी साहब सब समझने वाली बात है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में, अब ये डाउट कोई नहीं है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही है। भाई उस केस का और नवाज शरीफ केस को तो आपने करप्शन धो दिए, आपने नैब में तरमीम कर दी, पता नहीं क्या कुछ किया। इस केस को जो कि मैं तो पहले दिन से अटैच हूँ, मैं आम आदमी को मैं कोशिश करूँ समझा दूं केस है क्या। पहले ही ना देख, बाकी हुमायूं दिलावर साहब की आपको पता है फेसबुक की पोस्टें वो एक चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर सब गुजारिश ये है कि ये लोग कहते हैं पाकिस्तान में अदालती निज़ाम बड़ा सुस्त है। हुमायूं दिलावर साहब को तो लगता है कि F-16 से ज़्यादा तेज़ है, आवाज़ से तेज़ भागने वाली अदालती निज़ाम पाकिस्तान में राइज हो चुका है। इतनी तेज ट्रायल क्या इन्हें कोई ऑर्डिनरी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या इस किस्म की जिम्मेदारी दी जा सकती है? नवाज शरीफ के केस से लोग करते हैं, उसमें JIT बनी, MI, ISI 5-7 अदारों के मोती चुने गए, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज चुने। तो लोअर कोर्ट में इतना हीरा छुपा हुआ था, तो अजहर सिद्दीक साहब आपकी नज़रों से ओझल कैसे रहा? और दूसरा, तोशाखाना में मुबैना तौर पे नून लीग की लीडरशिप कह रही है कि इमरान खान गिरफ्तार भी होंगे और नाहल भी। आप इस पे क्या फरमाते हैं? अच्छा देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। F-16 की है, मैंने स्काई लैब का भी मैंने आपके सामने तज़किरा कर दिया। और ये मैं एक बात और आपको बता दूं, ये वो केस है कि जिसमें हुमायूं दिलावर साहब अपनी मुलाजमत आज जो करना है कर लें, याद रखिएगा, लेकिन तारीख में कुछ चीजें यानी आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब थे तो उन्होंने तमाम सोशल मीडिया पे अकाउंट पे पाबंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ये, और ये साहब आज भी फेसबुक का अकाउंट चला रहे और एडमिट किया उन्होंने। आप आज जाके वहां से ऑर्डर निकलवा ले, मैं कहे तो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें फेसबुक के पे आप सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते थे। ये क्या करने आ रहे थे? और ऊपर से बहुत इतना है कि जो चीजें उनके अंदर कहीं आप बेसिकली इतना ही ख्याल कर लेते हैं। कोई जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के पास फौजियों का ट्रायल का केस लगा, जवाद ख्वाजा साहब का चीफ जस्टिस, कोई जाती केस तो नहीं लेके गए थे, लेकिन जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने वो उसने कहा कि मैं नहीं ये केस सुन सकता, इतराज उठाया और पीछे हट गए। फिर आपने देखा, अभी मैं तो हैरान हूँ कि जस्टिस काजी फाजिल साहब कहाँ है, बड़े सीनियर जज है, ये जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा जागने का लफ्ज में गुस्ताखी ना हो जाए, लेकिन ख्याल करना चाहिए। लेकिन चले हम चलते हैं आगे।
कि ये पहले तो इसमें मैं डिफेक्ट बता दूंगा आपको इसके अंदर कि ये तेज तरीन ट्रायल में क्या किया है कि फर्दे जुर्म आयद मुल्जिम के सामने नहीं हुई, प्लीडर आपने खुद मुकर्रर कर दिया, गवाहान जो है खुद ही लेके जिरा का मौका भी उनके सामने नहीं दिया गया, फिर कहा गया कि मैं अपनी सफाई में गवाहान लाना चाहता हूँ, वो नहीं देने देगी, और तेज तरीन कहा गया कि 2 घंटे के अंदर अंदर गवाह पेश करें आप। और फिर क्या किया, 342 का स्टेटमेंट जब सामने आ गया तो अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। देखिए 4 चीजें बड़ी वाज़ेह है और आम आदमी के लिए समझाता चलूं कि ये तोशाखाना में थी। आपको पता तोशाखाना की मैंने तफसीलात 1990 से निकलाई है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, क्या क्या सबूत है, अरबों रुपए का सबूत है, वो क्या कुछ कर लिया किसी ने, कोई बात कर रहा है उसके ऊपर, यहाँ अपने अरबों रुपया। और मैं हैरान हूँ हमारे इदारों के ऊपर भी अरबों रुपए की करप्शन छोड़ के एक इमरान खान के पीछे वो बुक्स में लगे हुए हैं, सारे के सारे उसको नाअहल कर दे। सालाना गोश्तवारे जमा कराने थे इमरान खान साहब ने। इनकम टैक्स के अंदर आप जो 30 जून को चीजें डिटेलें दी होती है, सिर्फ ये बताना होता है कि 30 जून तक उसमें जो बैकएंड में तफसीलात होती है वो वेल्थ स्टेटमेंट में शो की जाती हैं, सिर्फ बताया जाता है ये चीज खरीदी है, ये बेची है, अल्टीमेट ये चीज है। और यही अपना रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 137 की, जून 2018 में जो नंबर में डिक्लेयर करनी थी, आगे 120 दिन के अंदर ट्रायल कर सकते थे, इससे अगला आ जाए अप्रैल 2021 तक कुछ नहीं किया, वो टाइम बाद हो गया 120 मामला। बदरीती क्या की इलेक्शन कमीशन ने, वहां बैठ के प्लान तैयार हुआ, वो कुछ एमएनए निकले, स्पीकर के पास चले गए, स्पीकर को इख्तियार ही कोई नहीं था, स्पीकर ने आर्टिकल 63 का खुद साख्ता इख्तियार इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन की बदनीति यहाँ देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अगर सेक्शन 137 कोई वायलेशन है, मेजर वायलेशन है, तो आप इस्तगासा दायर करते हैं करप्ट प्रैक्टिस का 190 के तहत वो जाता है स्पेशल जज के पास। उन्होंने ना सिर्फ इस्तगासा दायर करने का कहा बल्कि इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया। अच्छा एक बड़ी साहब आप बात कर रहे हैं। अच्छा अदर साहब मेरी सबमिशन ये है, आप इस हकायक से सब वाकिफ हैं, नून लीग वालों को कैसे पता चल गया कि इमरान खान इसमें गिरफ्तार भी हो जाएंगे और नाअहल भी हो जाएंगे, और क्या इसके ऊपर अगर ये फैसला दिलावर साहब दे देते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, तो आप समझते हैं अदालत से इमरान खान साहब को हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रिलीफ मिलने की इम्कानात हैं? देखिए जहां तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का आप देख लें, मैं बजाते खुद मैं कभी इस हद तक नहीं कहता, मैं उन्हें बड़ा बेहतर जज समझता था, लेकिन प्रोविडेंट फंडिंग के केस में, इस केस में ही यानी ये इस्तगासे से पहले जो नाअहली वाला मामला उनके पास लगा, हमने उन्हें एतराज उठाया कि लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बैंक सुन रहा है, 5 मेंबर बैंक सुन रहा है इस बात को, नाअहली को और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के हवाले से, वो केस वापस नहीं कर रहे थे। फिर हमने टेरियन वाइट पता नहीं क्या क्या जो केस इख्तियार का मामला जब इनके पास आया, इन्होंने रिजेक्ट की, जज ने हाई कोर्ट ने कहा दोबारा वापस चले जाओ, और वो देखे लगता ऐसी है कि जैसे कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, यानी यहाँ डेटे डालते हैं और वो ट्रायल तेजी से चलाता जाता है। फिर दोबारा फैसला किया, फिर आए, फिर फैसला ना किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में कल लगा हुआ मामला। अब सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ हाई कोर्ट ने कुछ नहीं करना, और हाई कोर्ट ने देखिए आज फैसला महफूज करके कल पे छोड़ दिया, कल सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा हुआ मामला, और ये पाकिस्तानी अदलिया की बदनामी से बचाएं। जैसे बड़ी बातें करते थे कि जनाब वो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के अलावा। अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन अदर सिद्दीक साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेती है और हक की दिफा दे देती है जैसे आप कह रहे हैं, तो ये कितना और लिंगरान हो सकता है? देखिए मैं पहली तो बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है इसका दायरा इख्तियार का, पहले तो दायरा इख्तियार वाला मामला तय करे ना कि है ही नहीं, 120 दिनों के अंदर हुआ ही नहीं, वो सारा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसके ऊपर जितनी इमारत खड़ी की है वो बड़ा दावा करते हैं भाई ना तो इलेक्शन कमीशन ने कोई करप्शन देख रही है, ना वो नैब का इदारा है, ना वो एंटी करप्शन का इदारा है, ज्यादा से ज्यादा क्या देख रहा है कोई इरेगुलरिटी के हवाले से, बाकी हक दिफा के हवाले से बात है, ये सारे का सारा ट्रायल विशिएट हो जाएगा। फर्ज करें अगर ये तय हो जाता है कि इसको जुरिडिक्शन है, तो वो ट्रायल नए सिरे से होगा, नए सिरे से फर्दे जुर्म दोबारा आयद होगी, दोबारा शहादतें होंगी। लेकिन मैं जो समझता हूँ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अच्छा अगर साहब एक रहनुमाई फरमाएं, क्या इस पे न सजा दे सकते हैं, नाअहली भी कर सकते हैं, और ये मौजूदा दिलावर साहब मोहतरम पार्टी पर पाबंदी भी लगा सकते हैं? हमारा एक और दोस्त है, उसका नाम भी दिलावर है, वो कहता है उन्होंने ऐसी गाड़ी ईजाद की है जो 15 मिनट में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाती है, तो लेकिन वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम इस केस पे रहते हैं, तो क्या क्या मुतवक्को सजा दे सकते हैं जज साहब?
अच्छा देखिए, ये कोई यहाँ ना लंदन या यूके में मैनचेस्टर में कोई नून लीग के करीबी लोग मिले और उन्होंने बताया कि जी जब हमें लाया गया ना इक़्तिदार में, जिसका ख्वाजा आसिफ जिक्र करते हैं किसी वक्त बैठकर, तो वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड देने का उनसे वादा हुआ था। लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या है कि इमरान खान साहब को सजा देनी है, एक दफा जेल के अंदर लेके जाना है। अब वो अगर वो फर्ज करें करप्ट प्रैक्टिस साबित हो जाती है तो उसमें 3 साल तक सजा हो सकती है। अब जब 3 साल तक सजा हो तो इलेक्शन एक्ट के तहत ये है कि आप 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे। पार्टी बैन नहीं हो सकती इसमें, जो कि पार्टी के अगेंस्ट तो मामला है नहीं। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बारे में वो बड़े यकीन से कहते हैं। यानी यहाँ जो है ना इंग्लैंड के अंदर वो लोग बड़ा यकीन से कहते हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में इन सबको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। आ जाए ये केस सारा कौम के सामने रख लें, यूरिस्डिक्शन का मामला भी रख लें, बाकी चीजें भी रख लें। और यहाँ जो हुमायूं दिलावर ने तो कुछ नहीं करना, यानी इस या तो ये है ना कि ये सारी की सारी हियरिंग ओपन करें कि हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, और हुमायूं दिलावर का पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए कि क्या। बहुत शुक्रिया आपने हमें एनलाइटन किया अजहर सिद्दीक साहब। बट साहब जाहिर है हर फैसला तारीख कैसा बनता है। तारीख मुझ पे तौहीन अदालत लग सकती है, आप पे लग सकती है, तारीख पे नहीं लगती। और तारीख कभी झूठ भी नहीं बोलती भट्टी साहब, हैं। मैं जो अगर मैं कोई बदयानती करूंगा किसी, मैं ये नहीं कह रहा कोई कर रहा है ना मैं किसी को रेफरेंस दे रहा हूँ किसी का, मगर तारीख तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था उस पर भी उसने अपनी वर्डिक्ट दी है। कई सब मैं कल एक प्रोग्राम में था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, उसे आज तक अदालतें रेफरेंस के तौर पर कोर्ट, तोशा खाना केस मोहतरम ये जो जज साहब के पास है, इससे बदतरीन मिसाल होगा अदलिया के लिए। ऐसा नाम ये निशान लग जाएगा जिसे मिटाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने गुजारिश की है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज साहबान से मैंने जब इसी इशू पर बात की कि ये इस तरह चल रहा है, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। लेकिन काई साहब, क्या डू यू थिंक कि अगर बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के उनको 2019 में भी ऑफर हुई इक़्तिदार संभालने की, 21 में भी हुई, अगर इक़्तिदार 2019 में संभाल के इमरान खान को नहल करने की बजाय करने के साथ साथ 23 करोड़ अवाम को क्यों सजा दे रहे हैं? 20 रुपये पेट्रोल पे कर दिया। आज हमारे क्राइम रिपोर्टर कहते थे 37,000 उनका बिल आ गया, AC भी कोई नहीं है। अब 5 लोग बेरोजगारी से खुदकशियाँ कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में मुल्क के कानून की हुक्मदुली, अदालतों की हुक्मदुली, आइन से नहराफ करना जायज़ है? मुझे आप ये रहनुमाई फरमाएं। साहब, मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं पता इंटेंशन किसी की क्या है, नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानते हैं, मगर इनकी जो माशी नाअहली है, सियासी नाअहली है, इंतज़ामी नाअहली है, जिसपे ये कभी नाअहल करार नहीं दिए जाते। बच्चे भूख से बिलक के मर जाते हैं, स्टैंडर्ड ग्रोथ से मर जाते हैं। वहाँ फिर अल्लाह की अदालत में हम जाते हैं कि या अल्लाह ने पूछ, मगर सुना है उसकी रस्सी बड़ी दराज है। लेकिन सवाल ये है कि इस नाअहली के केस में इन सब की नाअहलियाँ जो हैं अब अखबारों में छुपी हुई हैं। टीवी पे नाअहली का केस हम चला रहे हैं, यहाँ पे कल 20 रुपये पेट्रोल बड़ा, लोग बिलबिला उठे, मगर पाकिस्तान बच गया। मैं उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ कि जो अमल इंसानों और पाकिस्तानियों को कुचल देता है, मगर कोई ऐसी जगह पे इन्होंने अपना पाकिस्तान रखा हुआ है जो बच जाता है। मिफ्ताह इस्माइल साहब को पता था, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान बच गया। इनका पाकिस्तान जो है ना यूरोप में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में इनका पाकिस्तान नहीं है। ये मेरा आपका पाकिस्तान है। जिनका जीना मरना इस मट्टी में है, इस धरती की कब्र में जाना है हमने, इन्होंने नहीं जाना। इन्होंने पाकिस्तान को लंगर खाना समझा हुआ, लूटा और माहिर बार ले गए। मेरी एक गुजारिश बता दे, तोशा खाना में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया था 1947 तक ने, क्या सिर्फ एक ही तोहफा लिया? क्या एक ही तोहफा लिया? क्या इस मुल्क में ये मान लिया, ये सजा दे दिया, क्या उससे गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिली? एक गलती तो की नहीं सर खान साहब, यार आप हर जगह डिफेंड करते हैं, प्लीज एक बात करने दे मुझे। अगर इमरान खान साहब भी 2-4 साफियों को घड़ियां दे देते तो शायद बच जाते। देखे इमरान खान साहब 100 साल भी लगे रहे,
तो जितना नून लीग सहाफियों को नवाजती है ना, ये नहीं कर सकते। एक पूरी यार हिस्ट्री है। हम टाइम भी ना देखें, आप साफियों को क्यों नहीं अहमियत देते? काजी साहब, हम पे तो बुरा टाइम ही हुआ जब से ये 15 महीने से आए हैं। हम क्या टाइम देखे? अब तो एक साथ हमारा वजीर बन जाए, हमारा सेनेटर बन जाए यार, हम सारे रिपोर्टिंग करने के लिए बैठे हैं, प्रूफ रीडिंग ही कर दे रही है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ सहाफत करनी है, यहाँ ਤੁਸੀਂ लगड़ बगड़ चमचे कच्चे बन जाओ, वो तो चंगे अच्छे खासे पैसे देते हैं। काजी साहब देखे, एम्बेसडर भी बनेंगे आप, सानू तरक्की ना करन देना बड़ी साहब। ये जजों को नवाजते हैं रिटायर्ड, किसी को सदर बना दिया, किसी को क्या बना दिया, और मुल्क को आपने दिवालिया कर दिया। आपके खुद वजीर खारजा दफा कहते हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है। खुदा के लिए एक बुग़्ज़े इमरान में पाकिस्तान की अवाम को तो देख लो, लोगों को बिजली आप हम तो गरीब लोग हैं, हमारी औकात ये थी कि टाइम देखना होता था ना तो पास से गुजरते, भाईजान की टाइम होया जे, तो क्या हुआ जो अब आप खुद टाइम देख लेते हैं? तो काजी साहब तोशा खाना में, लेकिन इस मुल्क का बुरा वक्त ही आया। नहीं, ये वैसे माफी चाहता हूँ इन हुक्मरानों के लिए, खसूसन मोहतरम नून लीग के कुछ लोगों के लिए ये मुल्क पूरा तोशा खाना है। इसमें आपके जिस्म से भी खून निचोड़ लेंगे, मेरे भी निचोड़ लेंगे, और फिर कहेंगे ये खून का रंग ठीक नहीं है। इनका पेट नहीं भरता, कब से इक़्तिदार में है, कितने तहाइफ लिए होंगे। शहीद अरशद शरीफ, आज मैं वो बात करना पूरी नहीं कर सकूंगा, आपको पता है आधी भी नहीं, चलो 25% बस। ये कहानी फिर शहबाज शरीफ साहब की बात सुनिए। बहुत अपने सिपाहियों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और ऑपोजिशन में, और एक ही मकसद होता था, मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं। इसके लिए हजरत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और जो लोग मुझे यार दोस्ताना देते रहे, ये तो जनाब इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी, मैं इसलिए दे रहा हूँ, ऐसे राज मेरे कब्र तक जाएंगे। नहीं, ये तो इस मुल्क के वसीतर मफाद में था। अब लोगों के लिए ये डरावना ख्वाब अगर बन जाए तो मुझे पता नहीं है। देखिए, शहबाज साहब कह रहे हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, अच्छी बात है, एस्टेब्लिशमेंट तो मेरी भी है, इसमें दो राय तो कोई नहीं। बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट तो आपकी भी है। वो कह रहे हैं मेरे राज सीने में जाएंगे, मेरे राज भी सीने में हैं, लेकिन हमारे सीने में तुम बारूद उतार देते हो। बड़ी साहब फिर वो वोट हमें नामालूम कर देते हो। नहीं कादी साहब, 2 मिनट जरा पाँव ब्रेक में पाँव रखे। ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कहाँ थी जब मोहतरमा मरियम नवाज और नवाज शरीफ मेरी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नारे लगा रहे थे गुजरांवाला में जलूस में, जब कह रहे थे 2018 की सारी धांधली की जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। उस वक्त कहाँ थे ये? नहीं काजी साहब, आप देखें सॉफ्ट कॉर्नर, मैं भी शहबाज साहब को नून लीग में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। नून लीग में जो चंद अच्छे लोग हैं ना, लेकिन उस वक्त शहबाज साहब क्यों नहीं बोले? जब लाहौरी से चले, ये उन्होंने वादा पूरा किया एस्टेब्लिशमेंट से। एयरपोर्ट नहीं पहुंचे जब नवाज शरीफ आए, ये माल से आ गए। लेकिन जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ये कहती रही कि खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, ये इस्तीफे दे, उस वक्त उसी एस्टेब्लिशमेंट से तो ये छुपके मिलते रहे। मलक अहमद खान साहब कहाँ है इस वक्त? हम आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। वादा उनसे किया था वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे, बन कोई और गया। कादी साहब ये तो नहीं, उस वक्त इस्टेब्लिश कब कहा थी? शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे जब नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर राना मकबूल आईजी को भेज दिया था, उस वक्त के आईजी को। आपने खुद ही कहा ना, हिस्ट्री तो झूठ नहीं बोलती, मैं तो नहीं कह रहा। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बात करें, हम हिस्ट्री पे आर्टिकल 6 लगा देंगे, आप ना बातें करें। नहीं काजी साहब, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ और आपसे सीखा है कि तारीख को आप मसख नहीं कर सकते। उस वक्त हिस्ट्री कहाँ थी जब आप गुजरांवाला, कराची और लाहौर में नारे लगवा रहे थे ये दहशतगर्दी के मामले में? हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है, क्योंकि हम अदारे हमारे हैं, सियासतदान भी हमारे हैं। और लेकिन कभी पाकिस्तान को भी तो आप अपना समझ लो, सिर्फ माल लुटी जाओ, कुटी जाओ तो फुटी जाओ। ये क्या सियासत है? लुटो कुटो तो फुटो। कैसे भी इनसे पूछे ना शहबाज साहब से। हमारे मेरे लिए तो सबसे ज्यादा काम नून लीग में काबिल एहतराम है चंद अच्छे लोगों में। भाई आप डिग्गी में छुप के मिले, जादू लगने गलत कहा होगा, आप ऊपर मिले। तो आज आप तरदीद करें कि पीडीएम क्या थी, एलएमसी क्या बनी थी यार? पीडीएम के जो तकरीरें नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया था एस्टेब्लिशमेंट पे, जो मरियम ने, मौलाना ने, वो सब झूठे थे। करे ना इतनी जुर्रत? भट्टी साहब अमली तौर पे साबित कर दिया उन्होंने।
वो झूठे होंगे। नहीं कादी साहब देखिए, वो कह रहे हैं कि उसके जिम्मेदार थे, ये उनसे डील करें। ख्वाजा आसफ खुद मान गए हैं कि हमें 19 में भी ऑफर हुई, 20 में हुई, तो इसका मतलब है जब तक ये इक़्तिदार में रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट अच्छी रहेगी, जब इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट की तो अपनी बहुत जिम्मेदारी है। ये जो आप माशाल्लाह फुटेज चला रहे हैं, बाकी मुझे हमारा कोई लड़ाई नहीं किसी से, हमारा क्या गल ये है कितों लब के ले आंदी हो सियासतदान और ये साइंसदानों, इस मुल्क की जरा ये वो शीट निकालो, वो इस मुल्क की मैशत देखो। साहब शहबाज साहब फरमा रहे हैं जो मर्जी ले आओ, सीने में राज है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मुल्क के खिलाफ बात हो रही थी, मुल्क के खिलाफ, तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मुल्क से आगे तो कोई नहीं है ना। वजारत दाखिला ने पिछले दिनों में कोई पता नहीं कोई रेटिंग कंपनी उसके बारे में लगाया, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है, इस किस्म का नोटिफिकेशन निकाला, फिर उसको खत्म भी कर दिया। अच्छा यार, ये कैसा ब्लैक मेलिंग कब तक चलेगी? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो भी हमारे मुक़्तदर लोग हैं कोई बेहतर साइंसदान नीसन मिले, पर बहरहाल ये ज़रा कुछ और दावे हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन बड़ी साहब एक और काम हुआ और उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ये था कि जिन्होंने बगावत की बकौल उनके पास कितनी मिकदार में क्लोरोफार्म थी जो सुंगा के पुलिस सौंगी सी? कादी साहब इस इंटरव्यू पे कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। जिसने बगावत की या जो ये इल्जाम लगा रहा है वो कहते हैं सामने लाएं। यहाँ वो बदला क्या लफ्ज का उन्होंने कहा 7 फौजी शामिल थे। इन्होंने पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, यार ये फौज गाजियों की है, शहीदों की है। आज अगर अपने घर में महफूज सो रहे हो ना, तो वो बॉर्डर पे ना हो शहीद होने वाले, तो तुम्हें रात नींद ना आए, तुम पाकिस्तान में ही ना रहो। आपने बीच में फौजियों को शामिल कर दिया। यार अनबिलीवेबल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं बगावत थी, और 150 बंदा क्या कर लेगा जाके उधर बाहर? क्या बगावत कैसे करेगा? कैसे जरा मुझे कन्विंस करे। बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के कैसे बगावत थी? उसके बाद वो जो हुआ, तंसीबात पर हमला हुआ, गलत हुआ, करार वाकया सजा होनी चाहिए, इमरान बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बिल्कुल उसके बाद आप कह रहे हो गिरफ्तार नहीं हुआ। आपकी पुलिस ने जो चादर चार दीवारी पामाल की, डीपीओ सियालकोट रोजे अशर वाले दिन कैसे बचेंगे? लाहौर में 101 मिसालें हैं कि खवातीन के कपड़े नोचेंगे। कादी साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि फौजी बगावत में शामिल थे, और यार फौज पाकिस्तान के लिए जान देती है, हमारे लिए हिफाजत करते हैं खुदा के वास्ते। मॉडल टाउन में अगर लाशें गिराई जा सकती थी, तो इन मिसक्रिएंट्स जिसने हमारे मुकद्दस जो है उनको क्यों नहीं गोलियां मारी, और किन्ने थोड़ा हाथ ढकिया सी? उनको ये मुल्क कहता है कि उन्हें देर एंड देन जो है वो जो भी सरकार में मुदाखलत करता है या सरकार के ऊपर, तो आपके पास तो इख्तियारात थे। वहां अगर लाशें भी गिर जाती तो हम कहते भाई जाहिर है डिफेंस के लिए हो। कादी साहब अगर आप तो जैसे हार नहीं पाए। सानिया मॉडल टाउन में मैं उसका एनी शाहिद एविडेंस विटनेस हूँ पूरा। उधर तो आपने 250 लोगों को 100 लोगों को गोलियों से जख्मी कर दिया। इधर आप लिबर्टी से चले और जमान पार्क से चले, पुलिस ने रोका क्यों? मेरा एक सवाल का जवाब होनी चाहिए, जहां वो लोग कैफर किरदार तक पहुंचाए जाएं। मैं कह रहा हूं जिसने हमारी किसी की साइकिल भी जलाई, मैं तो कह रहा हूं उसको करार वाकया सजाए दे, क्योंकि जिस एहतजाज में दंगा फसाद शामिल हो जाए वो एहतजाज कहला ही नहीं सकता। तोड़ फोड़ के तो कोई हक में हो ही नहीं सकता। और हमारे हसास अदारे देखो भट्टी साहब, और शहीद हमारी आन शान है, इनकी नहीं है। मेरे देखे ना, मैं तो बहरहाल शहीदों की सरजमीन से मेरा ताल्लुक है, और मैं दुख उन माओं बहनों के और उन ख़ानदानों के और उन बेटियों के जानता हूँ जो है, और उसकी हम तकलीफ़ हमें ज़्यादा है जब आप डेजिग्रेट करते हैं या उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमें बड़ी दुख होती है। मगर मैं कहता हूँ कि उन मॉन्यूमेंट्स तक पहुँचने क्यों दिया? जिन्होंने पहुँचने दिया वो भी इतने मुजरम थे, ये उससे ज्यादा थे। उस गिरफ्तारी को फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट गलत कह चुकी है, गैर कानूनी कह चुकी है। वो वहां तक गए कैसे? और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं फौजी शामिल थे बीच में। यार ये ISPR को अदब एहतराम से अगर वो मुनासिब समझे तो ये लफ्ज़ हज़फ कराए। अगर एक आधा आदमी को शामिल था, हमारे अदारों को
नॉन टारगेट करें। हमारी गुजारिश है, हम भी कहते हैं अदारों को गैर सियासी होना चाहिए, सियासत में नहीं इंटरफेरेंस करनी चाहिए, लेकिन यार जो शहीदों की फौज है, जिससे इंडिया जैसा मुल्क, आपका दोस्त मोदी कांपता है, सज्जद जंदाल देखो भट्टी साहब एक बात देखे ना, खुदा लगती जो उनका इंटरनल आर्मी का डिसिप्लिनरी एक था इंजबाती अमल, वो हुआ, उन्होंने बंदों को फारग किया। यहां आज तक किसी ने नहीं पूछा पुलिस कहां थी, ये क्यों नहीं काम अपना करते? काजी साहब मेरे ख्याल में उस जो केस है उसको उस तक रहना चाहिए, इन्हें अपनी गंदी सियासत में अदारों इसको नहीं घसीटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ना वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया हो, खुदा के लिए उन्हें अलग रहने दे, उन्हें अपना काम करने दे, उन पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपका गंद वो साफ करते रहे तो उनका काम कौन करे? मेरी बात सुने, और ना ये इनको कोई कर्जा देता है, फिर उधर जाते हैं, वो उधर से फ़ोन करवाते हैं तो कर्जा मिलता है। और अगर कोई ट्रेन जो है वो कहीं कहीं उसका हादसा हो जाए तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि जनाब ये ठीक कर सके। कादी साहब, और सैलाब आ जाए तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ एक जो प्रॉपर्टी टाइकून है उससे ये बिल्डोजर मांगते फिरते हैं। कादी साहब मैं बताता हूँ, काम एक, आखिरी बात, काम एक ही है, यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस बांटो और हाउसिंग सोसाइटियों के लाइसेंस बांटो। अदब एहतराम से देखिए, करते हैं मैं और आप अपना काम करो, उनको अपना काम हो तो कर रहे हैं अपना काम। मांगे ये तो कमीशन वाले लेते हैं, इन्हें कर्जे की मांगने की क्या जरूरत है? कर्जा तो वो मांगेगा ना जिसके पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास माल है मुफ्त दिले बेरहम, खुद कमीशन अरबों रुपए आ रही है। मुझे एक्स पाकिस्तान की अहम तरीन जो 6 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की, उन्होंने कहा सागडार तो मांग रहा था। ओ भाई ये कर्जे क्यों मांगे? ये तो कर्जे देते हैं, ये तो वर्ल्ड बैंक को कर्जा दे सकते हैं। कादी साहब देखिए, कर्जा मांगे 23 करोड़ अवाम सूद पे सूद चुकाने के लिए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चुकाने के लिए। इनके पास इतना पैसा है कि ये मुल्कों को कर्जे दे सकते हैं चंद खानदान। आप इन पे ये ज्यादती ना करें, कर्जा हमारे और आपके नाम पे आएगा, खाएंगे ये कर्जा। इस 22-23 करोड़ अवाम के नाम पे आएगा, तालीम के नाम पे आएगा, सेहत के नाम पे आएगा, खाएंगे ये कर्जा। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत कर्जे मांगेगी, ये कर्जे देंगे। भट्टी साहब जरा मिफ्ता इस्माइल साहब का एक मैं शॉर्ट सुनवा लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाएं। देखें बात तो इनकी बड़ी अच्छी है, और आपसे ज्यादा तो सैलरीड क्लास टैक्स देती है। कादी साहब, सेठ साहब, कादी साहब खुद अपने आप को सेठ खाता। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को सेकंड करता हूँ। मरा सा मरा दुकानदार भी आंखें बंद करके 100 रुपया टैक्स दे सकता, इससे मुल्क चलेगा ना यार? कभी पाकिस्तान का भी सोचो। इस मुल्क को बैरून मुल्क IMF से कर्जे आपको देते नहीं, भीख मांगने की बजाय मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करो। क्या एतराज है अगर हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं? नहीं लेते हम उनसे, हम गरीब आदमी से ले लेते हैं। लाखों कमर्शियल मीटर लगे हैं, करोड़ों तो हजारों दे रहे हैं, टैक्स मुझे क्यों नहीं देना चाहिए? मुल्क मेरा नहीं है यार। ये मरियम साहबा ने आपको पता टैक्स वापस कराया था। अगर एक दुकानदार रोजाना का 2,000 ही कमा रहा है, वो अल्लाह ताला उसको 2 लाख कमाए हलाल का, अगर वो 100 टैक्स दे रहा है तो पाकिस्तान के लिए दे रहा है ना। 22 लाख ताजरों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। अच्छा, अब मुझे बता दें, और हर जो सैलरीड पर्सन है वो एवेड कर रही। काजी साहब अब आप फंस गए हैं। 22 लाख ताजरों में आप क्या कह रहे हैं? 30,000 दे रहे हैं, यानी कि 21,70,000 टैक्स नहीं दे रहे। ठीक है ना? वो मुल्क तरक्की कर सकता, दुनिया का कोई भी मुल्क ले आए। आज अमेरिका को यही निज़ाम दे दे, वो दिवालिया हो जाएगा। दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क जापान ले जाए, चीन ले जाए, वो मकरूद हो जाएगा अगर ये हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दे, क्योंकि ये मुल्क का नहीं सोचते, ये वतन अजीज का नहीं सोचते। अगर ये जो 21,70,000 टैक्स चोरी कर रहे हैं ताजर, अगर ये फिक्र ठीक है, तो वो 23 करोड़ अवाम के हक पे डाका मार रहे हैं, उनसे उनकी बुनियादी हकूक छीन रहे हैं। काजी साहब इन्हें कौन नेटवर्क में लाएगा? मुझे बताएं, किसने नेटवर्क में लाना है? FBR ने लाना है। FBR तो इनका क्या काम है? आए हो तो की ले आए हो, चले हो तो की दे के चले हो। कभी आपने देखा है? मैंने 10 दफा देखा है। IPR क्या भेजती है नोटिस, 5 करोड़ आपको टैक्स लगता है, 2 लाख में बाद डन हो जाती है, 2 लाख उसको लगाते हैं। पहले बंदा पूछे 4 करोड़ के 5 करोड़ 98 लाख भेजा क्यों था? अगर 2 लाख था लगाना है तो 4 करोड़ 98 लाख की बचत भी तो हो जाती है ना। काजी साहब वो बचत इनकी होती है और वो बिजनेसमैन की होती है। हुकूमत का तो 4,98,000 चोरी हो गया ना, जो खजाने में आना था। काजी साहब कस्टम वाले क्या करते हैं? चंद दिन पहले लाहौर में एक कंटेनर आया, उसकी ड्यूटी बनती थी तकरीबन 35 लाख,
5 लाख उसने उसको दिया मुबैना तौर पे कस्टम वालों को 4-5 लाख ड्यूटी लगाई। एक ब्रेक पे जाना है। अभी मैं कल भट्टी साहब के साथ ही शायद मैंने खबर दी थी कि 53 अरब रुपए का गलत जो है वो टैक्स दिए गए, क्या रिबेट कहते हैं या जो कुछ, और वो लोग जो वो कारोबार ही नहीं कर रहे थे उनको भी मिल गया, मगर वो भी दे विल गो स्कॉट फ्री। उसकी वजह ये है कि ये रूलिंग एलीट ये मिसाल कायम ही नहीं होने देना चाहती कि हाँ कोई अगर हुक्म से सरताबी करेगा तो उसे हम जो है वो इबरत का निशान बना देंगे। करप्शन को तो हम वैसे ही एक जो है रूटीन मैटर समझते हैं। अल्लाह करे ये माइंडसेट बदले, इसलिए हम ये बात भी करते रहते हैं। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, और भी खबरें हैं इस पर बात करेंगे। फौजी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर क्या अगर हुक्म आता है तो क्या सिलसिला होगा, और निजी यूनिवर्सिटियों की जो हमने एक लूट सेल लगा रखी है, और दुनिया के तालीमी नक्शे पे हमारा मकाम क्या है, ये भी देखेंगे कि ये क्या सिलसिला है। एक ब्रेक हुआ। वेलकम बैक। बट साहब हम तो हमेशा हमने इदारों का भी एहतराम किया, जो हमारी पार्लिमान है उसका भी हम बड़ा एहतराम करते हैं, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो वही है। अब शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं और PMLN के एक बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन पार्लियामेंट है, ये उनको क्यों कहना पड़ा, ये क्यों कहते हैं वो? ये यार ये खबर कहाँ से छपी है यार? पहले इसके ARY इसका यानी ओरिजिनेट कर रही है, क्योंकि आपको पता है हमें देखना होता है ये कहाँ से आ रही है। सब देखें, शाहिद खाकान अब्बासी अक्सर सच बोल जाते हैं, अक्सर हमसे वो नाराज़ भी रहें। तो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। 3 दिन में जो 56 कवानीन आए हैं, जो सीक्रेट एक्ट आया है, पैमरा एक्ट आया है, आज ही अभी मुझे मज़हर अब्बास हमारे PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं, आज भी कराची क्लब में तमाम क्लब ने एहतजाज किया, यूनियन ने, सहाफ़ियों ने किया। जब काले कवानीन मसलत करेंगे, सिर्फ अपनी हुकूमत को, निगरान हुकूमत में हमारी बुराइयाँ छुपी रहें, हम पर हाथ कोई ना डाले। आप जैसे कहते हैं मैं मुकमका कहता हूँ, आप गिव एंड टेक क्या या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग से मुल्क की 23 करोड़ आवाम का सौदा करोगे, कोई ना कोई आवाज़ तो उठेगी ना। वो आवाज़ ज़रूर आहिस्ता होगी, शायद आपको कान में ना सुनाई दे, लेकिन काजी साहब महसूस ज़रूर होगी। आप इतने जुल्म कर रहे हैं इस 15 माह में, सिर्फ और सिर्फ एक जमात को पाबंदी लगा दो यार। 23 करोड़ आवाम पे तो जुल्म ना करो। मुझे बताएं, ये 3 दिन में जो इतने कवानीन आपकी पार्लियामेंट ने पास की हैं, इसमें कहीं आया है कि यार तालीम MA तक हुकूमत देगी, इलाज फ्री करेगी, हर गांव में किसान का बच्चा पढ़ेगा जो इनका प्राइम मिनिस्टर का बच्चा पढ़ता है, जो मेरा बच्चा आपका जहां पढ़ता है? क्या ये कवानीन में तरमीम हुई? काई साहब क्या मुझे बताएं ना, क्या जल्दी है? ये F-16 से ज़्यादा तोशाखाना भी चला रहे हैं और कवानीन भी बना रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं। आखिर वजह क्या? क्या इन्हें कोई बात भूल गई है? क्या जल्दबाजी क्या है इन्हें? अभी तो इधर ही है और खुद कह रहे हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, मैं उनके साथ सेट भी हूँ। इसका मतलब है आप कानून से बाला। जिस वक्त तक आर्बिट्रेरी किस्म के कवानीन बनाते हैं जिसमें क्लियर कट ये ना हो कि भाई इस पे पकड़ना है, एक मतलब एक मफरूज़े पे भी पकड़ सकते हैं, बग़ैर वारंट के आपके घर में भी घुस सकते हैं। खैर वैसे तो कानून से पहले भी कोई खुदा न खास्ता पाबंदी नहीं थी, मगर ये ज़रा राना तनवीर साहब कुछ फरमा रहे हैं। वज़ीर तालीम इससे पहले देखें, कवानीन बनाते हैं इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ये इंसानियत पामाल करने के लिए कानून बना रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं। कोई भी अदारा हो, कोई भी कवानीन हो, उसका मकसद है अवाम की फलाह व बहबूद करना। ये अवाम की हक तलफी के लिए कि जिसके घर मर्जी चाहे छापा मार दे। ओ भाई, कल को तुम्हारे घर भी अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पीपल्स पार्टी में मौलाना के जिसमें भी होगा, हम कहेंगे ये गलत है भाई, ये काम ना करे, ये जंगल का कानून है, जिसको मर्जी उठा लो। यार हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान से इश्क करते हैं। आप किन से मुखातब है? नहीं कैसा पहले कवानीन क्या अवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं कि कानून तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं? कानून साजी क्यों की जाती है? वो देखें ये बेचारे यार, वो मुझे आज एक बंदा मिला, वो मुझे, चले मैं उसकी बात नहीं करता, फिर बातें किधर निकल जाती हैं। यार कुछ राना तनवीर साहब का आपने सुनवाना था, वो क्या है?
कहते हैं कि पहले अप्रूवल हो तो फिर उसका चार्टर हो, ये कहते हैं कि पहले अप्रूवल हो जाए तो फिर उसकी फॉर्मेलिटीज कोडल डायरेक्शन है आपकी, फिर कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की। जब चार्टर हो जाता है विदाउट गेटिंग NOC फ्रॉम HSE और वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वहाँ से डिग्रियाँ लेते हैं, वो डिग्री अवार्ड कर सकते हैं, चार्टर यही होता है। लेकिन जब उनकी अटेस्टेशन की बारी आती है कि टेस्ट किया जाए, सिर्फ सोल अथॉरिटी HSE पाकिस्तान, और जब वो NOC नहीं होता तो वो टेस्ट नहीं करता, तो वो बच्चों की जो डिग्रियाँ होती हैं वो जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, उनकी एक्सेप्टेंस किसी जगह पे भी नहीं होती दुनिया के किसी हिस्से में। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ 35, 36, 45, 50 कानून जो बना लिए हैं, इनसे थोड़े वो बड़े अहम थे माशाल्लाह। क्या अहम थे? तो फरागत मिल जाए तो इस बच्चों की वो इंसानी हकूक की पामाली करने जा रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन निशानदेह काई साहब, ये जो राना तनवीर साहब से मेरा भी बरतानिया दौर का एहतराम का रिश्ता है, हमारे तो फैन बड़े दोस्त हैं, राना साहब आपको रोकना चाहिए अगर वो कागज का टुकड़ा है। मगर वो ठीक बात कर रहे हैं। 90% यूनिवर्सिटी SOP पे पूरा उतरती नहीं। ये मनशियात से ज्यादा पैसा है प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में। आपको पता है लाखों रुपए फीस लेते हैं और उस डिग्री की एक कागज से ज्यादा हैसियत कोई नहीं है, HEC से मंजूर नहीं करती। तुम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हो। राना साहब आप जैसे तो चढ़लेबाज आदमी से ये गुजारिश है कि इन्हें रोके। जो यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने चार्टर लिए हैं, जो काम कर रही हैं, अगर वो SOP पे नहीं उतर रहे तो खुदा के लिए उन्हें रोके। मेडिकल के भी लाइसेंस ले रहे हैं और 20-25 लाख डोनेशन ले लेते हैं। साहब बात ये है, इसमें क्या अर्ज करूं आपको। ये जो यूनिवर्सिटियां होती हैं ना, पहले हम कहा करते थे कि ये जो हमारी फसलें हैं इसमें से गंदम नहीं उगती, इसमें से MNA MPA उगते हैं। ये जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं इसमें से माल उगता है, माल निकलता है, साइंसदान नहीं निकलते। साइंसदान तो तुसी वेख लेना जिन्होंने इस मुल्क की मैशत चलाई। और साइंसदानों गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर में बन रही है, ये गवादर लाहौर तो बात कर दो, खुदा का वास्ता है। बड़ी साहब ऐसा तरीका हो सकता है कि हम इतने जो हमारे मेहनत कश बाहर चले जाते हैं, इतने पैसे भेजते हैं, हम ये जो प्यारे प्यारे साइंसदान जो इस मुल्क की मैशत को चलाते रहे, इन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। साहब आपने किसी मुल्क में भेज दें, किसी का बेड़ा गर्क कराना हो। 50,000 ये प्राइवेट स्कूलों का बना लिए, कितने हबीब जालिब पैदा हुए, कितना काबिल आदमी हुआ। मैं अर्ज करता हूँ, ये लोग कल मेरे से एक साहब एक दावत में थोड़े से बेचारे मुझसे नाराज हो रहे थे, तो मैंने जब उन्हें कहा कि यहाँ पे करते आप क्या है, आप करते ये हैं कि पहले एक मुनाफे में चलते हुए यूनिट को नुकसान में धकेलते हैं, फिर अपने फ्रंटमैन खड़े करते हैं, फिर उसे खरीद लेते हैं। अब आपने क्या बात की, ये पतरस बुखारी थे यहाँ पे सूफी तबस्सुम थे, हबीब जालिब अहमद फैज थे, और केड़े कट रहे हो हुण तुसी इस तलीम तो कौन सा निकला है। और सुने, एक एंकर हमारा दोस्त है, वो भी कोई बिल्ली का गोश्त है, पढ़ाते होंगे सन, सुने मुबैना तौर पर कुछ तलीम शलीम। तो उन्होंने एक जगह फरमाया कि यार मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कुछ बच्चों को फेल कर दिया। उन्होंने कहा असि फीसा फेल लेने यहाँ पर तो अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हम राना तनवीर से ये गुजारिश करते हैं कि काश आप इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दें जिन्होंने गैर कानूनी लिया है। 4 साल बच्चा पढ़े और उस डिग्री की हैसियत ना हो, उस माँ ने पता नहीं अपने लोगों के घर काम करके बच्चे को पढ़ाया होगा, अपना कर्ज लेके कर्जा सूद पे लिया होगा। क्या कर रहे हो यार आप, अब इनकी हलफ कर लिया हुआ है। बात ये जो बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं यार, मुझे बड़ी उम्मीदें थी इनसे। अच्छा कैसा ये स्कॉलर हैं, मुझे ये बताएं, तो ये PIA को प्रॉफिट में क्यों नहीं लाते, रेलवे को प्रॉफिट में क्यों नहीं लाते? पहले प्रॉफिट में चलने वाली चीजें हम बेच तो लें। इस वक्त जो माशाल्लाह हमारे एयरपोर्ट प्रॉफिट दे रहे हैं, पहले हम इन्हें बेच लें, किसी का फायदा होगा ना यार। आप बार बार इन्हें मुसल्लत करवाते हैं ना हुक्मरानों को। मुझे ये बता दे, स्टील मिल, रेलवे, ये प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रही? अगर ये इतने आइंस्टाइन है, बार बार इनमें मुसल्लत करना है। कर रहा हूँ कि कल मैंने एक जगह ये बात करने की कोशिश की कि जनाब इवन जनरल कयूम साहब के दौर में ये प्रॉफिट दे रही थी, फिर एक वक्त आया कि एक हुकूमत, प्यारी प्यारी हुकूमत ने इसकी गैस बंद कर दी, ठीक है। फिर कायमा कमेटी में जाके बताया गया कि और कहा गया कि रज़ाक दाऊद साहब जो हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप ने लगाया, उसकी तफ्तीश करवा लें, मुमकिन है गलत हो, कि ये इन्होंने जो टैरिफ ऊपर नीचे करवाया था, ममरेज खान साहब को टीवी पे लेते हैं किस दिन हम इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर को जो हेड करते हैं, कि यहाँ पे जो टैरिफ के ऊपर नीचे करके स्टील मिल को बर्बाद किया, और लक्ष्मी मित्तल जो स्टील मैग्नेट है वो तरले करता रहा कि मुझे बेच दो ये। लेकिन एक और बात नहीं, बड़ी एक बात, यहाँ की जो स्टील मिल की 2000 एकड़ जमीन थी,
मुझे एक वजीर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा तो तुम पैसे भी नहीं देते, कहते नहीं हमने डीसी रेट दिया था, डीसी रेट। अच्छा, और डीसी रेट भी बाद में पता चला कोई नहीं मिल गया। काजी साहब इसका एक ही हाल, बस कर दो, रूल ऑफ लॉ, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून। जब तक कानून आप, और दूसरा किसी सरकारी अफसर को रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, पेंशन भी लेते हैं और फिर दोबारा सैलरियां भी लेते हैं, वो बेरोजगारी बढ़ गई यार। आप नहीं चाहते कि जो लायक ब्यूरोक्रेट है उनकी डबल तनख्वाह लगे जिस तरह लगती रही है 14-14 लाख। कादी साहब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो ग्रेड 22 से 21 से रिटायर होते हैं 90% दोबारा सरकारी नौकरी रख लेते हैं। और नौजवान, जिस गरीब का बच्चा पढ़ के एमए होता है, एमए मास्टर किया तो इंग्लिश में मास्टर करता, खुदा की कसम बिलक के रोते हैं, खुदा के वास्ते पीएन भर्ती कर लो। और यार कब इन गिद्धों के दिन भरेंगे? आप जब रिटायर को ग्रेड 22 का 21 का अफसर होता है किसी भी इदारे में हो, अरबों 5 करोड़ का तो उसको प्लाट मिल जाता है। अगर वो इतना ही काबल था तो उससे यूनियन आप जीडी वो जो है स्टील मिल वो बेहतर करा लेते, पीआईए बेहतर करा लेते। सारे 23-35 साल उन्होंने बेहतर की। एक तो आपको पेंशन पे पैसे मिल गए, 22 वो जो ग्रेड का प्लाट मिल गया, करोड़ों रुपए मिल गए और दोबारा नौकरी भी मिल गई। तो क्या इस पे बेरोजगारी में इजाफा नहीं होगा? ये बेहतर नहीं कि जो फ्रेश बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बजाय आपका ब्रेनू मुलक जाए, उन्हें इधर जॉब्स दो। क्या ये पाबंदी लगाना गलत है कि जो बंदा 35 साल करके 2-3 करोड़ रुपए रिटायरमेंट पे मिला है, उसे पेंशन भी तो याद मिलनी है मरने तक, मेडिकल भी फ्री है, उसको किसी भी दोबारा नौकरी देने की बजाय फ्रेश बच्चों को जॉब दे। भट्टी साहब, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद कब्र खोद कर तदफीन करने तक रियासत इनकी जिम्मेदारी लेती है, फिर भी इनके पेट नहीं भरते। और फिर क्या सर ये मुतालबा आप क्यों नहीं कर रहे? क्या आपने कोई इनसे कमीशन लेनी है? कमीशन ले दो बट नहीं, मैं रिटायर हुआ हूँ, मुझे 22 ग्रेड 21 में 2-3 करोड़ रुपया मिला है, पेंशन मेरी 2-3 लाख है या 1.5 लाख है, तो मुझे दोबारा नौकरी देने की बजाय किसी बेरोजगार को नौकरी दो। पहले तो इनके जाके दफ्तर देखें, जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, इनकी गाड़ियां देखें। अभी कुछ दिन पहले गाड़ियां जो इनको मिली हैं कि यार ये बेचारे कैसे काम करेंगे, इनको गाड़ियां लेके दो। इन्हें पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। आम शहरी सेक्रेटरीट जाके दिखाए, आम शहरी जाके दिखाए, ऐसे लगता है अगर अंदर से और सेक्रेटरी रेवेन्यू आप आज ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लगा दे, मुल्क में अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड बंद हो जाएगा। सिर्फ सेक्रेटरी रेवेन्यू ईमानदार कॉम्पिटेंट लगा दे, 2-2 साल रेवेन्यू में आपकी बारी नहीं आएगी, आप दरखास्त देंगे जी मेरी जगह बेच दी है जालसाजी से, वो सेक्रेटरी रेवेन्यू और मेंबर जो है रेवेन्यू वो केस नहीं सुनते। आवे का हवा बिगड़ा हुआ। इधर क्या है जी, फलां जमात पे पाबंदी लगा दो, फलां को इक़्तिदार में ले आओ, फलां में इक़्तिदार से निकाल दो, फलां को बाहर से लंदन से वो मुल्क चलाएंगे। तो यार मुल्क रहेगा तो चलाओगे ना। भट्टी साहब बात ये है, अगर आवे का हवा बिगड़ा ना हो तो ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं ऊपर जो बाख्तियार हमारे ऊपर जो कैसे बैठेंगे? यहाँ पे अगर मेरिट राइज हो जाता है, हर काम मेरिट पे हो तो जान के किधर। अच्छा वैसे काजी साहब आप भी कभी कभार ना, माफ़ी चाहता हूँ, प्रोफेशनली जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। आप रशिया को दोनों हाथों से सलूट करें। हमारी पूरी वज़ीर-ए-आज़म ने वजीर गए उधर, सस्ता तेल दिया, आपने महंगा कर दिया। आप हुकूमत की किसी अच्छी बात की तो तारीफ करें। आप 6 महीने आपकी पूरी कबीना शोर डालती रही, सस्ता तेल लिया, सस्ता तेल लिया, सस्ता तेल लिया, तो वहां ने तेल कटता 20 रुपए पर लीटर बढ़ा के, और तुसी ने वहां से रूस से तेल इसलिए लिया यार ना बड़ी साहब देखें ना, आप मुझ पे ये करते हैं, आंसू आ गए पीएम साहब की आंखों में, वो रोने लग पड़े। हाँ, बाकी उनका बड़े दिल दुखा दिल उनका, और उनकी मैं मजबूरी देख के PIC में जाए, उनकी तीमारदारी के लिए अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे। नहीं है देखे, लेकिन उनके दिल पे चोट है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमार के बाद उनका दिल दुखा। अच्छा इतना सस्ता तेल लिया, इतना कारनामा किया रशिया में, और आप ये भी ना गलत बयानी भट्टी साहब नहीं करनी। 20 रुपए नहीं, 19 रुपए 95 पैसे। चलो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने 40 रोटियां क्यों लाए हो, एक को तो चुक लो। 5 पैसे की मेरे गलत बयानी नाज़रीन, मैं माफी चाहता हूँ। 19 रुपए काजी सही साहब के मुताबिक 95 पैसे क्लोजिंग है, क्लोजिंग है इंशाल्लाह। सस्ता तेल लेके रूस तुझे सलाम, लेकिन पाकिस्तान तुम्हें वालेकुम सलाम, माफ कर दो साहब। मैं अभी मुझे क्लोजिंग करनी है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी मिलेंगे और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बेहतर रास्ते खुलेंगे इस मुल्क के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।